आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं, जो कि है 15 अक्टूबर 2020 को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर सौंपने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। अब देखिए यहाँ पर कई सवाल बन सकते हैं। पहली बात तो यही है, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे आईएनएस सिंधुवीर क्या है? तो सिंधुवीर क्या है? ये एक प्रकार की पनडुब्बी है। अब इस पनडुब्बी की खासियत ये है कि ये किलो श्रेणी की पनडुब्बी है, ठीक है। और भारत ने किस देश को सौंपी है? तो ये सौंपी है म्यांमार को। और 1980 के दशक में भारत ने इसको यूएसएसआर सोवियत संघ रूस से लिया था। और क्या कहते हैं, म्यांमार देश को सौंपा है वो इसलिए क्योंकि म्यांमार जो है वो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यांमार जो है वो भारत के साथ में 1640 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें कौन कौन से प्रदेश शामिल हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो क्या कहते हैं कि म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं, इसलिए वो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आईएनएस सिंधुवीर एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। अब मान लीजिए अगर सवाल आईएनएस सिंधुवीर को लेकर के पूछते हैं तो ठीक है, एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। दूसरी बात यह है कि इसको म्यांमार को भारत ने बेचा नहीं है, बल्कि वो क्या है, लीज पर दिया है। और कितने दिनों के लिए लीज पर दिया है, ठीक है, कितने दिनों के लिए लीज पर दिया है, तो इस बात का अभी कोई मेंशन नहीं प्राप्त हुआ है कि कितने दिनों के लिए भारत सरकार ने म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर को लीज पर दिया है, ठीक ना। और अगली न्यूज जम्मू कश्मीर को लेकर के है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज देने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जम्मू कश्मीर को कितने रुपए के विशेष पैकेज देने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 520 करोड़ रुपए। और एक सवाल यहाँ से जो पूछा जा सकता है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना को लेकर के पूछा जा सकता है कि इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ, ये ध्यान देना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो इसका शुभारंभ जो है वो जून 2011 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम जो थी, उसका थीम क्या थी? मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। और अगली न्यूज गोवा राज्य को लेकर के है। 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में, ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? तो यहाँ पर योजना का नाम ध्यान रखना है कि हर घर जल राज्य बना है ये गोवा। और देश का गोवा राज्य ने ये जो टारगेट हासिल किया है, ये दरअसल जल जीवन मिशन योजना के तहत लक्ष्य जो है, योजना नहीं कहेंगे, ये जो लक्ष्य है निर्धारित किया गया है जल जीवन मिशन, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को मोदी जी के द्वारा की गई थी। और इसमें ये निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार को जो है वो मतलब पेयजल का जो नल कनेक्शन होगा वो उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया। और इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं कि 31 जुलाई 2020 को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की। यह चयन समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? यानी कि 29 अगस्त को क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हॉकी के जो बादशाह कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण के लिए एक चयन समिति बनाई गई है, और जो कि 31 जुलाई 2020 को, ठीक ना। तो उस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो उसके अध्यक्ष होंगे मुकुंदकम शर्मा। और मुकुंदकम शर्मा क्या है? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। और अगली न्यूज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को लेकर के है। स्वच्छता सर्वेक्षण या स्वच्छ सर्वेक्षण, आइए इसकी जो मेन बातें हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 20 अगस्त 2020 को जारी किया गया था, और ये जारी किया गया था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो पहला सवाल यही पूछा जा सकता है कि वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया? ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण है, ठीक ना। शहरों के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, शहरी हिस्से को शामिल किया गया है। तो ये जो है 20 अगस्त 2020 को जारी किया गया था, और इसका शीर्षक था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, ठीक। अब इसके प्रमुख बातें ये हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है, ठीक।
उसके बाद में यहाँ पर इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान सूरत को प्राप्त हुआ है जो कि गुजरात में है, तीसरा स्थान नवी मुंबई को प्राप्त हुआ है, चौथा स्थान विजयवाड़ा को तथा पांचवा स्थान अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इंदौर को, सूरत को, नवी मुंबई को और विजयवाड़ा को जो ये स्थान प्राप्त हुए हैं, ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को मिला करके जारी किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर दरअसल कई स्टेज बनाए गए थे, जैसे 10 लाख से अधिक आबादी, 10 लाख से कम आबादी, 1 लाख से अधिक आबादी और 1 लाख तक की आबादी, इस प्रकार से शहरों को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कहें तो यहाँ पर, जिसको राष्ट्रीय स्तर का भी स्वच्छता सर्वेक्षण बताया गया है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान सूरत को प्राप्त हुआ है, तीसरा स्थान नवी मुंबई को और चौथा स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है विजयवाड़ा को और पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है हैदराबाद को। एक बात और यहाँ पर नोट करने वाला है कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के शहरों में शीर्ष 12 मतलब कि शीर्ष 20 शहरों में जो स्थान हासिल हुआ है वो 3 है, जिसमें से लखनऊ जो है 12वें स्थान पे है, गाजियाबाद 19वें स्थान पे है और प्रयागराज 20वें स्थान पे है। मान लीजिए अगर स्टेट पीसीएस में या यूपी पीसीएस की जो संभावित होने वाली परीक्षा है उसमें अगर स्टेटमेंट बना करके दे दिया जाए कि वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण, इसमें जो है उत्तर प्रदेश के एक भी शहर शामिल नहीं है, तब वो वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि लखनऊ जिसका स्थान 12वां है, गाजियाबाद का 19वां है और प्रयागराज का 20वां स्थान है, ठीक ना। उसके बाद में यूपी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि गंगा के किनारे बसे शहरों में सर्वश्रेष्ठ जो शहर घोषित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे स्वच्छ शहर किसको घोषित किया गया है, तो इसको वाराणसी को घोषित किया गया है, ठीक ना। वाराणसी को गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। और अगली न्यूज असम राज्य को लेकर के है, देखते हैं क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 1.82 किलोमीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन किया गया। कब किया गया, तो 24 अगस्त 2020 को असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.82 किलोमीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन किया गया। यह देश में नदी पर बना सबसे लंबा रोपवे है। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में देश में सबसे लंबे रोपवे का निर्माण किया गया, ये किस राज्य में है, तो ये पूछा जा सकता है राज्य में, तो ये कहाँ पर है, ये असम में है, असम में है। और अगर ये पूछा जाए कि किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कितनी किलोमीटर की लंबाई है, तो 1.82 किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रोपवे के माध्यम से उत्तरी गुवाहाटी को कचारी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंद मंदिर तक संचालित किया गया है। कुल मिलाकर के ये है कि मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ पर क्या है कि ये उत्तरी असम को दक्षिणी असम से जोड़ेगा, बस यही इस रोपवे का काम किया गया है। रोपवे में होता क्या है, जैसे मान लीजिए नदी के एक हिस्से, जैसे मान लीजिए ये उत्तरी हिस्सा हो गया, ये दक्षिणी हिस्सा हो गया, तो यहाँ पर ब्रिज नहीं है, पुल नहीं है, यहाँ पर रस्सी के सहारे से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया है। जैसे यहाँ पर क्या है कि अभी इसकी जो क्षमता है वो 30 यात्रियों को ले जाने की है, लेकिन अभी कोविड-19 के दौर में तो 15 यात्री ही इससे यात्रा करने का प्रावधान रखा गया है। तो मेन बात यहाँ पर ये नहीं है कितने लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, मेन बात यह है कि देश के सबसे लंबे रोपवे का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है और असम राज्य में किया गया है। और अगली न्यूज तेलंगाना गवर्नमेंट को लेकर के है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तेलंगाना सरकार ने 12 अगस्त 2020 को विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन की शुरुआत की है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर के की है, तो इसका फिर उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। अगर ये सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच के साथ 12 अगस्त 2020 को तेलंगाना सरकार ने मिलकर कौन सा कार्यक्रम खोल रखा है या किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो फिर उसका उत्तर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर यही सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी
फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तब फिर उसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने तरीके से सवाल बने हैं। उसके बाद में तेलंगाना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को वर्ष 2020 को ध्यान में रख करके, माने कि वर्ष 2020 को तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है। तो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि मशीनें जो हैं वो किस प्रकार से मानवीय मस्तिष्क के बाद सोच सकती हैं, समझ सकती हैं, कार्य कर सकती हैं, ठीक ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इस प्रकार कहेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि मशीनों के सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एग्रीकल्चर में इनोवेशन, एग्रीकल्चर में नवाचार को प्रमोट करने के लिए तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि 10 अक्टूबर 2016 को, यहाँ पर ध्यान रखना है 2020 नहीं है, 10 अक्टूबर 2016 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सैन फ्रांसिस्को में इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति, देखिए इंडस्ट्री 4.0 को ही चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना एक नया केंद्र खोलने की घोषणा की। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अब चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना नया केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा किया है, ये नया केंद्र कहाँ पर खोला है, क्योंकि 10 अक्टूबर 2016 की बात है, तो ये हो जाएगा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, इसका उत्तर हो जाएगा। और अगला न्यूज पूर्वोदय को लेकर के है, पूर्वोदय मिशन कह सकते हैं। 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता स्थित ओबेरॉय ग्राउंड में पूर्वोदय का शुभारंभ किया। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि पूर्वोदय जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों से लिए नहीं है, ठीक ना। पूर्वोत्तर क्या, पूर्वोत्तर से नहीं संबंधित है। पूर्वोदय में क्या है कि देश के पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक, पूर्वी क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि इस्पात मंत्रालय द्वारा पूर्वोदय की शुरुआत की गई है। तो पूर्वोदय की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इस्पात मंत्रालय के द्वारा की गई है, ठीक। कहाँ से की गई है? कोलकाता से की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई है। और इससे क्या होगा कि जो पूर्वी क्षेत्रों में जो इस्पात केंद्र हैं, ठीक ना, इस्पात केंद्रों में क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा, ताकि वहां पर इस्पात प्रोडक्शन, इस्पात से संबंधित जो चीजें हैं उनमें जो है वो एक प्रकार से तीव्रता आए और वो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसमें अपना योगदान प्रदान कर सकें।